हाय एंड वेलकम बैक टू अवर ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म विजार्ड स्टडी। सो आज हमारा 12वां लेक्चर है, ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शन के ऊपर हम लोग एक्सरसाइज 1.2 कर रहे हैं। 7 क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे हो चुके हैं। आज हम 8वां क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और ये 3 क्वेश्चन जो मैं 8, 9, 10 क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, 2 नहीं कराऊंगा। क्यों? क्योंकि वो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है और वो बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो 2 आपको करने होंगे, खुद से प्रैक्टिस है, ठीक है। 8, 9 और 10 क्वेश्चन नंबर कराने जा रहा हूँ जो मैं सॉरी ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अबाउट आउट ऑफ कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कॉन्सेप्ट मतलब आउट ऑफ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा मतलब अभी तक जितने हमने क्वेश्चन किए उनसे बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कॉन्सेप्ट इनका बहुत डिफरेंस है। अब जैसे पहला क्वेश्चन यही देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या बोला है? लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स, ठीक है। कोई ए और बी 2 सेट्स हैं, सो दैट फंक्शन सच दैट ए क्रॉस बी implies that b cross a such that function of a comma b is equal to ba is bijective function। अब ये क्या है? अब ये क्या है? ये क्वेश्चन देख के ही आपको नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्योंकि पहली बार जब मैं इंटरमीडिएट में पढ़ रहा था तो मुझे भी ये क्वेश्चन देख के यही नहीं समझ में आता क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है। बेसिकली क्वेश्चन में क्या क्या रहा है देखो। अभी तक आपने सेट्स पता है कैसे देखे? अभी आपने सेट्स देखे हैं, जैसे फंक्शन सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर आपने देखा है, ठीक है। सच दैट नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर देखा है, ठीक है। फंक्शन सच दैट इंटीजर टू इंटीजर देखा है। अब यहाँ पे ये सब ना देखा, यहाँ पे क्या दिया गया है? ए और बी कोई 2 सेट देख लेता है। ए और बी कोई 2 सेट दिए गए, ए और बी कोई 2 सेट दिए गए। क्या वो रियल नंबर है, क्या वो इंटीजर है, क्या वो नेचुरल नंबर है, कुछ नहीं बताया गया है, ठीक है। केवल 2 सेट दिए गए। अब इनकी खास बात क्या है कि जब हम 2 सेट्स की मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है, उसका रिलेशन हम जब उसी के अपोजिट सेट से कराते हैं, मतलब ए और बी, ए कोई सेट था, बी कोई सेट था, दोनों सेट को हमने मल्टीप्लाई कराया, ठीक है। अब दोनों सेट को मल्टीप्लाई कराने के बाद जो हमारा आ रहा है उसकी हम जब सेट दूसरे सेट से जब मैं उसका रिलेशन बनाने को कह रहा हूं तब कुछ और बनना है। मेरे कहने का मतलब क्या है? जैसे ए में एक एलिमेंट था 2, ठीक है। बी सेट में 2 एक एलिमेंट था 3। अब मैंने दोनों की मल्टीप्लाई कराई 2 इंटू 3, ठीक है। तो हमें क्या मिला? 6 मिला, यानी कि ए क्रॉस बी हमारा कितना है? 6 आया है, ठीक है। अब फिर मैंने क्या किया? बी क्रॉस ए निकाला, बी क्रॉस ए निकाला तो बी क्रॉस ए भी हमारा कितना है? 6। हालांकि इसमें सेम ही आ रहा है, ठीक है, लेकिन क्या होगा? अब हमें जो शो करना है कि आना सेम ही चाहिए, मतलब 1 1 और 2 दोनों होना चाहिए, क्योंकि बाइजेक्टिव फंक्शन शो करना है, ठीक है। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, हम इन दोनों का रिलेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि 6 इज इक्वल टू 6, यानी कि हम ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए की बात कर रहे हैं। यहाँ पे रियल नंबर टू रियल नंबर नहीं है, ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। वो क्या? वो यहाँ पे फंक्शन जो देखेंगे, ठीक है। तो फंक्शन क्या दिया गया है? फंक्शन दिया गया है ए कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए। अब इसका क्या कहना है? ये क्या कह रहा है, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज कह रहा है, ठीक है। देखेंगे अभी तक जब आपने फंक्शन ऑफ एक्स देखा है तो वो कभी एक्स स्क्वायर दिया था, कभी एक्स स्क्वायर प्लस 2 था, कभी एक्स स्क्वायर प्लस 5 था, ठीक है, कुछ भी था। लेकिन अब यहाँ पे ये ना देख करके अब क्या बोला गया है कि फंक्शन ऑफ ए कॉमा जी बी जब भी आप निकालेंगे तो वो क्या आएगा हमारा? बी कॉमा ए। यानी कि फंक्शन में ए की कोई वैल्यू आप रखेंगे, बी की कोई भी वैल्यू आप रखेंगे, तो आपको जो उसका आउटपुट जो मिलेगा वो हमेशा उल्टा मिलेगा। जैसे फंक्शन में आपने ए की प्लेस पे 2 रख लिया, बी की प्लेस पे 5 रख लिया, ठीक है। तो जो आउटपुट इसका मिलेगा उसका ऑर्डर पेयर क्या होगा? 5, 2, यानी कि अपोजिट होगा। ये इसका कहने का मीनिंग है इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब क्या शो करना है कि ये फंक्शन क्या है? बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन मतलब 1 1 और 1 2 दोनों है। अब फॉर 1 1 के लिए देखते हैं। कोई होप की क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसको 1 1 और 1 2 चेक करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 1 1 और 1 2 की बात करें, 1 1 की बात करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ? लेट कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैं हमेशा करता था। लेट कर लेता हूँ A1, A2 बिलोंग्स टू सेट A एंड B1, B2 बिलोंग्स टू सेट B, ठीक है। यहाँ पे मैं अलग अलग ले रहा हूँ। A1, A2 बिलोंग टू सेट A सॉरी यहाँ पे A1 B1 है ना, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं लेना है। यहाँ पे क्या करना है? A1, B1 और A2, B2 अलग अलग ले रहा हूँ, ठीक है। A1, B1 ये कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? सेट 1 से, सेट A से, ठीक है।
और A2 कॉमा B2 ये कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, सेट बी से। अब हमें फंक्शन कैसा दिया गया, तो हम फंक्शन तो A क्रॉस B का दिया गया, तो हम क्या कहेंगे A1 कॉमा B1 मल्टीप्लाइड विद A2 कॉमा B2 या क्रॉस विद A2 कॉमा B2, ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं A क्रॉस B से। कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, A क्रॉस B से। दोनों ऑर्डर्ड पेयर आपके कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, A क्रॉस B से। A क्रॉस B आपका क्या है, कोई एक रिलेशन है, कोई एक सेट है, ठीक है, जो कि दो सेट से मिलकर बना है A और B से, ठीक है। अब A1 कॉमा B1 ये सेट A के एलिमेंट्स है, A2 कॉमा B2 ये सेट B के एलिमेंट्स है। दोनों सेट्स को जब हमने क्रॉस कराया है तो A1 कॉमा B1 कॉमा A2 कॉमा B2 इनका जो रिलेशन आ रहा है, जो ये एलिमेंट्स है वो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, A क्रॉस B से, ठीक है। ये तो एलिमेंट्स ले लिए। अब हमें क्या चेक करना है, फंक्शन ऑफ A1 कॉमा B1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ A2 कॉमा B2। हम तो हमेशा ये चेक करते हैं, ठीक है, कि हमारा क्या होना चाहिए, फंक्शन इक्वल आना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, फंक्शन इक्वल आना चाहिए। अब फंक्शन ऑफ A1 कॉमा B1 क्या कह रहा है, देखिए फंक्शन ऑफ A कॉमा B क्या बोल रहा है कि जब भी आप A कॉमा B फंक्शन में कोई भी वैल्यू रखेंगे, ठीक है, तो आपको उनका आउटपुट क्या मिलेगा, हमेशा अपोजिट मिलेगा। यानी कि फंक्शन में हमने A1 और B1 वैल्यू दो रखी है, अब इनका अपोजिट क्या मिलेगा, B1 कॉमा A1, ठीक है, B1 कॉमा A1। ऐसे ही इधर इनका अपोजिट B2 कॉमा A2 मिलेगा। क्या मिलेगा, B2 कॉमा A2 हो जाएगा, ठीक है। फंक्शन में अपोजिट वैल्यू हमेशा मिलेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब मैं B1 कॉमा A1 इज इक्वल टू B2 कॉमा A2 बोल सकता हूँ, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि A1 इज इक्वल टू A2 एंड B1 इज इक्वल टू B2। क्या मैं बोल सकता हूँ, आप कहेंगे जी भैया बोल सकते हैं, ठीक है। A1 कॉमा A2 इज इक्वल टू A1 कॉमा B1 इज इक्वल टू A2 कॉमा B2 है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, A1 इज इक्वल टू A2 एंड B1 इज इक्वल टू B2। सो हम क्या कह सकते हैं कि जो भी यहां से क्या निकल के आएगा, A1 कॉमा A2 जो है वो किसके इक्वल है, B1 कॉमा B2 की। किसके इक्वल है, B1 कॉमा B2। यहाँ पे कोई दिक्कत आप कहेंगे नहीं, ठीक है, या फिर नहीं 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 यहाँ पे नहीं, ठीक है। अब जैसे, ठीक है, A1 इज इक्वल टू A2 और B1 इज इक्वल टू B2 कहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि A1 कॉमा B1 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, A2 कॉमा B2, क्योंकि सब इक्वल है यार, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, सब सारे एलिमेंट्स इक्वल है, ठीक है। जब सारे एलिमेंट्स इक्वल है तो कंफ्यूजन किस बात की, मुझे लिखने में थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा है, ठीक है। जब आपके सारे एलिमेंट्स इक्वल है तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे हमारा क्या होता है, फंक्शन ऑन वन प्रूव होता है, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, देयरफॉर इट इज 1 1। फंक्शन क्या है, फंक्शन इज 1 1, ठीक है। फंक्शन क्या है, 1 1। देखिए सिंपल सी बात थी, आपको फंक्शन दिया गया था, फंक्शन में A1 की प्लेस पे A1 कॉमा B1 और यहाँ पे फंक्शन A2 कॉमा B2 दोनों का इक्वल आना था। तो फंक्शन A1 कॉमा B1 जब भी रख रहा हूँ तो फंक्शन के हिसाब से हमेशा अपोजिट आउटपुट मिल रहा है। तो A1 कॉमा B1 की प्लेस पे क्या हो जाएगा, B1 कॉमा A1 जो कि इक्वल हो जाएगा B2 कॉमा A2, ठीक है। जब दोनों वैल्यूज आपकी इक्वल आ चुकी हैं तो मैं कह सकता हूँ A1 इज इक्वल टू A2, B1 इज इक्वल टू B2। यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ कि A1 कॉमा B1 जो है वो इज इक्वल टू A2 कॉमा B2, जो कि फंक्शन 1 1 होके है, ठीक है। अब ऑन टू की बात करते हैं, ठीक है, ऑन टू पे आ जाते हैं, थोड़ा ऑन टू की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। ऑन टू में क्या है, ऑन टू भी देख लेते हैं। तो फॉर ऑन टू का केस क्या है, ऑन टू का केस बढ़िया है, इसमें लेते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमेशा, ठीक है। क्या लेते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ, अब की फंक्शन किसका है, a कॉमा b। एफ ऑफ एक्स क्यों नहीं ले रहा है, एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, फंक्शन ऑफ एक्स, और यहाँ पे फंक्शन किसका है, a कॉमा b का। तो हम क्या लेंगे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ a कॉमा b। फंक्शन किसका है, a कॉमा b का, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ a कॉमा b। अब यहाँ b क्या है, b एक एलिमेंट है जो कि सेट b से बिलोंग कर रहा है, एंड a एक एलिमेंट है जो कि कहाँ से सेट बिलोंग कर रहा है, सेट a से। a एक एलिमेंट है जो कि सेट a से बिलोंग कर रहा है और b एक एलिमेंट है जो कि सेट b से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ a क्रॉस b की बात करें तो हम कह सकते हैं क्या निकलेगा हमारे पास, a कॉमा b निकलेगा या नहीं, आप कहेंगे हाँ ऑर्डर्ड पेयर हमारा a कॉमा b बनेगा, ठीक है। और जब हम फंक्शन ऑफ a कॉमा b की बात करते हैं, ठीक है, फंक्शन ऑफ a कॉमा b की बात करेंगे तो जब भी मैं ये वैल्यू रखूंगा, जैसे फंक्शन ऑफ a कॉमा b की बात करूं तो मुझे क्या मिलेगा, b कॉमा a, क्या मिलेगा, b कॉमा a, क्या मिलेगा हमको, b कॉमा a, ठीक है। यानी कि फंक्शन में जितनी भी वैल्यू होंगी
यानी कि जितनी भी इमेज बन रही होंगी अगर हमको उनकी एक प्री इमेज मिल जाए तो हमारा 1 ऑन टू हमारा फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर वही बात हो रही, देखिए अब अगर ये फंक्शन है हमारा ए क्रॉस बी क्या है, डोमेन है, ए क्रॉस बी क्या है, ये डोमेन है, क्या है, डोमेन है, ठीक है, ये क्या है आपका डोमेन है। और बी कॉमा ए ये क्या है हमारी कोडोमेन है, कोडोमेन है, क्या है, कोडोमेन है। तो जब मैं अपना कोडोमेन रखूंगा, ठीक है, कोडोमेन रख रहा हूं तो मुझे उसमें डोमेन में एक इमेज उसकी हमेशा मिल रही है, यानी कि इमेज की हमको प्री इमेज हमेशा हर बार मिल रही। तो क्या मैं लिखूंगा बी कॉमा ए therefore there exist a comma b belongs to, therefore exist a comma b, therefore exist a comma b belongs to a क्रॉस b। ए कॉमा बी कहां से बिलोंग कर रहा है, ए क्रॉस बी से, क्योंकि बी कॉमा ए जो हमें इमेज मिल रही है उसकी एक प्री इमेज हमको फंक्शन में ऑलरेडी मिल रही है, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगा फंक्शन इज ऑन टू, फंक्शन इज ऑन टू, फंक्शन कैसा है, ऑन टू फंक्शन है। ये थोड़ा क्वेश्चन मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने में भी दिक्कत आती है, ठीक है, और बताने में भी दिक्कत आती है। मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने की बात छोड़िए, इसको बताने में थोड़ा दिक्कत आता है, ठीक है। मे भी आपको पहली बार में समझ ना आया हो तो इसको 2 से 3 बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्वेश्चन हमारा इस पूरी एक्सरसाइज से बहुत अलग है, ठीक है, पूरी एक्सरसाइज से बहुत अलग क्वेश्चन है। काफी ज्यादा केसेस इसमें बनेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखेंगे, ठीक है, और वेरी सिंसियरली देखेंगे क्वेश्चन को। नोट करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, लेट फंक्शन लेट एफ सच दैट n implies to n, ठीक है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर का सेट है। b defined by function of n such that is equal to है n plus 1 divided by 2 if n is odd, if n is odd, n कैसा है, odd है, ठीक है। तो हमारा फंक्शन क्या होगा n plus 1 divided by 2, अगर n इवन है, if n is इवन, अगर हमारा n क्या है, इवन है, तो फंक्शन कैसा होगा n by 2। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ठीक है। स्टेट वेदर द फंक्शन f इज बाइजेक्टिव, स्टेट वेदर द फंक्शन इज क्या है, बाइजेक्टिव है, ठीक है। फंक्शन क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए, मतलब होना नहीं चाहिए, देखना है, ठीक है। जस्टिफाई योर आंसर। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर इस एक्सरसाइज से कोई क्वेश्चन आने के चांस है तो इसके बहुत ज्यादा है, ठीक है। फंक्शन कहां से कहां तक है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, ठीक है। डिफाइंड बाय फंक्शन ऑफ n इज इक्वल टू n plus 1 डिवाइड बाय 2 इफ n इज ऑड एंड इफ n इज इवन देन फंक्शन इज n by 2। यानी कि जब भी आपकी n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, जब भी आप n ऑड ले रहे हैं तो फंक्शन में आपको क्या निकालना होगा, फंक्शन की प्लेस पे आपको क्या रखना होगा, n plus 1 by 2, और जब भी n एक इवन नंबर ले रहे हैं आप तो फंक्शन में n by 2 रखना होगा, ठीक है। बस इतनी सी बात है, देखना है कि n ऑन 1 ऑन 2 है या नहीं है, ठीक है। अब देखो इसमें बहुत सारे केसेस बनेंगे, तो पहला केस देखते हैं, ठीक है, केस 1 देखते हैं, ठीक है भाई। केस 1 में देखते हैं क्या होगा, ठीक है। देखो तो क्या लिखेंगे, फॉर 1 1, पहले 1 1 के सारे केसेस देख लेते हैं, ठीक है। तो फॉर 1 1 लेट n1 n2 बिलोंग्स टू n1 n2 में 2 वैल्यू ले रहा हूं, ठीक है। कहां से बिलोंग कर रही, नेचुरल नंबर से, और ये n1 n2 ये दोनों क्या है, मैं ऑड या इवन कोई एक ले सकता हूं, ठीक है, ऑड या इवन ले सकता हूं कोई एक, तो दोनों को दोनों में ऑड ले रहा हूं। अभी क्या मैं ले रहा हूं, ऑड फंक्शन, ठीक है। इफ n इज ऑड तो हमारा फंक्शन क्या होगा, n plus 1 by 2, ठीक है। देखो मैंने n1 और n2 कोई 2 नंबर ले लिए जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। फंक्शन ऑफ n1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ n2 हमें प्रूव करना होता है, सिंपल सी वही चीज मैंने लिखी है, बस यहाँ पे फर्क क्या है कि n1 n2 जो है ये आपकी मैंने ऑड रखे हैं, ठीक है। अब देखो फंक्शन ऑफ
n1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ n2 रखेंगे, ठीक है। अगर हमारा n ऑड होता है, if n is odd, if n is odd, तो फंक्शन ऑफ n हमारा क्या होता है, n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। आपने देखा है, हमको क्वेश्चन में दिया गया है if n is odd then function is n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। तो फंक्शन हमारा ऑड है तो क्या रखेंगे, n1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू n2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, n1 प्लस 1 इज इक्वल टू n2 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, n1 इज इक्वल टू n2, n1 इज इक्वल टू n2, क्या है आपका, n1 इज इक्वल टू n2, यानी कि फंक्शन ऑफ n1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ n2 आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं, f क्या है, फंक्शन क्या है, इज 1 1, फंक्शन क्या है, 1 1 है। किस केस में, केस 1 के केस में, जहां पर n1 और n2 की वैल्यू ऑड है, ठीक है। अब n1 और n2 की वैल्यू जब इवन लेते हैं तब देखेंगे, ठीक है। अब क्या ले रहा हूं मैं, यहीं पे चेंजेस कर रहा हूं, ठीक है, यहीं पे कुछ चेंजेस कर रहा हूं। देखिए n1 और n2 और इवन कर देता हूं, ठीक है, n1 n2 को मैं इवन कर देता हूं। यहाँ पे क्या लिखूंगा, इवन, n इज इवन, इफ n इज इवन, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, n/2, फंक्शन कैसा होगा, n/2, ठीक है। अब देखिए ये इतना रफ कर देता हूं, ठीक है। अब फंक्शन में क्या है, n1 और n2 हमारी इवन वैल्यूज है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, n1/2 इज इक्वल टू n2/2, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, n1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n2, n1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n2। तो यहाँ पे भी क्या देखेंगे, फंक्शन क्या है, 1 1 है, हेंस फंक्शन इज 1 1, फंक्शन इज 1 1। ये केस 2 था आपका, ये क्या था, केस 2 था, ठीक है। ये क्या है, केस 2 मान लेंगे इसको, ठीक है। जब फंक्शन में n1 n2 की वैल्यू क्या होगी, इवन। अब केस 3 क्या है, केस 1 में आपका 1 1 आ गया, केस 2 में 1 1 आ गया। अब केस 3 की बात करते हैं, ठीक है। केस 3 थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। केस 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, केस 3 बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। केस 3 की बात करेंगे तो केस 3 में क्या होगा आपका, वो देखते हैं, ठीक है। तो फॉर 1 1, केस 3 में क्या लेते हैं, 1 1 के लिए लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या ले रहे हैं, n1 और n2 दो कोई नंबर ले रहे हैं, लेट कर लेते हैं n1, n2 दो नंबर हैं जो कि बिलोंग कर रहे हैं एक नेचुरल नंबर से। कहां से बिलोंग कर रहे हैं, एक नेचुरल नंबर से, ठीक है। n क्या है हमारा, n1 क्या मान रहे हैं, ऑड, n1 क्या मान लेते हैं, ऑड, ठीक है। और n2 क्या मान रहे हैं, इवन। अब की हम ऑड इवन दोनों एक साथ ले रहे हैं। पहले केस में क्या था, दोनों ऑड लिया, यही कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। पहले केस में मैंने दोनों ऑड लिए, दूसरे केस में मैंने दोनों इवन लिया, तीसरा केस मेरा कैसा था, जहां पे हम एक n1 की वैल्यू क्या ले रहे हैं, ऑड, और दूसरी n2 की वैल्यू कैसी है, इवन। अब फंक्शन ऑफ n1 हमको फंक्शन ऑफ n2 के इक्वल करके दिखाना है। फंक्शन ऑफ n1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ n2। अब क्या देखते हैं, ये भी 1 1 होगा, ठीक है। फंक्शन ऑफ n1 की जगह क्या रखेंगे, क्या ये या ये। अब इसमें देखते हैं भाई, फंक्शन ऑफ n1 क्या है, n1 क्या वैल्यू ली है, ऑड। तो फंक्शन जब ऑड होता है, जब n1 ऑड होता है, n की वैल्यू ऑड होती है, तो फंक्शन कैसा होता है, n1 प्लस 1/2, यानी कि n1 प्लस 1/2। और n2 क्या है, n2 एक इवन नंबर है, जब भी हमारा एक इवन नंबर होता है तो फंक्शन कैसा होता है, n/2, यानी कि n2/2, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल, n1 प्लस 1 इज इक्वल टू n2। यहाँ पे भाई क्या देख रहे हैं, यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, हमें फंक्शन 1 1 होने के लिए क्या होना चाहिए, n1 इज इक्वल टू n2, n1 क्या होना चाहिए, n2 के इक्वल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है कि n2 की जो वैल्यू आएगी वो n1 से एक नंबर ज्यादा आएगी, यानी कि n2 की जैसे कोई वैल्यू आ रही है, n1 की जैसे सपोज दैट कोई वैल्यू आ रही है, जैसे 4 मान लेते हैं, n1 इज इक्वल टू 4 है, तो n2 की जो वैल्यू आएगी वो 4 प्लस 1 कितना होगी, 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, n1 नॉट इक्वल टू n2, क्या लिखेंगे, n1 नॉट इक्वल टू n2, क्योंकि n1 n2 के इक्वल तभी होगा जब n1 इज इक्वल टू n2 होना चाहिए, यहाँ पे +1 ना हो। लेकिन यहाँ पे +1 क्या शो कर रहा है कि n2 की जो वैल्यू होगी वो n1 से एक ज्यादा होगी, ठीक है। तो n1 इज नॉट इक्वल टू n2, तो क्या कहेंगे, फंक्शन इज नॉट 1 1, फंक्शन कैसा है, 1 1 नहीं है, ठीक है। देखिए केस 3 में आपका प्रूव हो चुका है फंक्शन 1 1 नहीं है। तो जब फंक्शन 1 1 नहीं है तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन तो कहीं से भी नहीं होगा। अब ऑन टू की बात कर लेते हैं, ठीक है, रफ कर रहा हूं मैं, ऑन टू की बात करते हैं। होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब ऑन टू की बात कर लेते हैं। तो फॉर
ऑन टू। ये थोड़ा पेचीदा केस है, ठीक है, इसको देखेंगे, इजी भी है और थोड़ा पेचीदा केस भी है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x लिखते हैं, यहाँ पे फंक्शन किसका है, n का, तो क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, ठीक है। अब y इज इक्वल टू क्या केस लेंगे, फंक्शन में हम क्या वैल्यू रखेंगे, ठीक है, फंक्शन में हम क्या वैल्यू रखेंगे। तो फंक्शन पहले हम ऑड के लिए देख लेते हैं, ठीक है, ऑड का केस देख लेते हैं। तो फंक्शन में ऑड वैल्यू यानी कि n+1 डिवाइड बाय 2 देखते हैं, ठीक है। अब n की वैल्यू हमें निकालनी होती है, तो क्या लिखेंगे, 2y इज इक्वल टू n+1, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, 2y - 1 इज इक्वल टू n, यानी कि n की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 2y - 1, 2y - 1, ठीक है, n इज इक्वल टू 2y - 1, ठीक है। अब y कोई क्या वैल्यू रखेंगे हम, y की कोई ऑड वैल्यू रखेंगे, y की कोई ऑड वैल्यू रखेंगे, ठीक है। जब हम y की ऑड वैल्यू रख रहे हैं, जैसे 1 रखा है, जैसे सपोज दैट 1 रखा, तो 2 1 2 - 1 क्या आएगा, 1। ऑड वैल्यू 3 रखिए तो 2 3 6 - 1 क्या आएगा, 5। यानी कि क्या बोलेंगे, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y देयर इज अ प्री इमेज इन इट्स डोमेन, देयर इज अ प्री इमेज इन इट्स डोमेन। क्या लिखेंगे, फॉर एवरी value of y there is a pre-image exist in its डोमेन में क्या मिल रही है आपको, प्री इमेज। तो क्या कहेंगे, यहाँ पे तो फंक्शन हमारा ऑन टू है, क्या है, फंक्शन हमारा ऑन टू है। देखिए मेरा कहने का मतलब क्या है, फंक्शन इज ऑन टू, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऑड फंक्शन इस टाइम में पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो मैं जब ऑड फंक्शन y की वैल्यू ऑड ले रहा हूँ ना, तो मुझे n भी ऑड मिल रहा है। यहाँ पे अगर ऑड में लेता और मुझे इवन मिल जाती है n की वैल्यू, तो मैं क्या कहता, फंक्शन ऑन टू नहीं है। बट यहाँ पे क्या है, n क्या है, n एक नेचुरल नंबर का सेट है, ऑड के केस में मैं दोनों ऑड ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जब ऑड रख रहा हूँ y की वैल्यू, को डोमेन में ऑड मिल रही है इमेज, तो हमको इसकी प्री इमेज भी क्या मिलनी चाहिए, ऑड। और मैं देख सकता हूँ y जब मैं ऑड वैल्यू ले रहा हूँ, जैसे 1 3 5, तो मुझे n की वैल्यू भी क्या मिल रही है, ऑड वैल्यू मिल रही। तो मैं क्या लिखूंगा, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y देयर इज अ प्री इमेज एग्जिस्ट इन द डोमेन, ठीक है, हेंस फंक्शन इज ऑन टू। अब इवन का केस देखते हैं, ठीक है, इवन का केस देखते हैं। तो इवन के केस में आते हैं, ठीक है, इवन के केस में आएंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2, ठीक है, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2। अब इवन के केस में y इज इक्वल टू n/2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 2y हो जाएगा, n इज इक्वल टू 2y हो जाएगा। अब y की हमें इवन वैल्यू चाहिए, y की हमको इवन वैल्यू लिखनी है और n भी हमारा इवन आना चाहिए। अगर फंक्शन ऑन टू होगा तो ऐसा होगा, अगर ऑन टू नहीं होगा तो n y रखेंगे, ऑड रखेंगे, y इवन रखेंगे, तो n की वैल्यू ऑड भी आ सकती है। देखिए मान लेते हैं n क्या है, n एक इवन नंबर है जो कि 2 है, ठीक है, y मान लेते हैं 2 है, तो n क्या आएगा 4 जो कि एक इवन नंबर है। y 6 मान लेते हैं तो n क्या आएगा 12 जो कि एक इवन नंबर है। तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y देयर एग्जिस्ट x या फिर n इन द डोमेन, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, हेंस फंक्शन इज ऑन टू। अब क्या ये बाइजेक्टिव है, क्या बोलने वाले हैं, क्या ये बाइजेक्टिव है, यहाँ पे देख लिया ऑन टू भी है, 1 1 भी है, लेकिन 2 केसेस में सिर्फ 2 केसेस में 1 1 है। ऑन टू है पूरा, लेकिन 2 केसेस में सिर्फ 1 1 है। एक केस में आपका 1 1 नहीं है, क्या वो केस था, जब n1 की वैल्यू ऑड ली थी, n2 की वैल्यू इवन ली थी। तो हम क्या कहेंगे कि पूरा क्वेश्चन जो है, ये पूरा क्वेश्चन हमारा बाइजेक्टिव नहीं है, फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव। कैसा फंक्शन नहीं है, बाइजेक्टिव तो नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा आपको, फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छे वे से मुझे लगता है मैंने इसको समझाया, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं क्या है।
क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी, ठीक है। लेट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे तो लेट फंक्शन r implies to r b sorry let a is equal to r not including 3 and b is equal to r not including 1. Consider the function a to b. Consider the function a to b. Consider the function a to b such that f is equal to such that a to b, ठीक है, defined by f of x is equal to x minus 2 upon x minus 3. X minus 2 upon x minus 3 is f 1 1 and on 2 भैया ये क्या है भैया? ये क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। एक करते क्या इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बिना तो क्वेश्चन ही नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन ही ऐसा है ना। जनरली हम करते क्या है, x की वैल्यू 1 मान लेते हैं, x की वैल्यू 2 मान लेते हैं, x की वैल्यू 3 मान लेते हैं। बट यहाँ पे क्या है, कंडीशन दी गई है कि x 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, x 3 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब होता है कि सारे रियल नंबर a जो है रियल नंबर्स के इक्वल है एक्सेप्ट 3। इसका मतलब क्या है, b जो है एक सेट है जो कि रियल नंबर का सेट है एक्सेप्ट 1। मतलब रियल नंबर का तो सेट है लेकिन उसमें 3 नहीं आ रहा है। इसमें क्या है, रियल नंबर का तो सेट है लेकिन उसमें 1 नहीं आ रहा है। अब ये क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है, ये नहीं भाई, ये भी बात करेंगे क्यों नहीं आ सकता है भाई 1 और 3। क्या कोई दुश्मनी है 1 और 3 से रियल नंबर की इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगा, हाँ भैया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो 1 और 3 से हमारी दुश्मनी ही है। क्यों? क्योंकि फंक्शन ही ऐसा दिया गया है। फंक्शन में अगर हम 2 रख देते हैं, ठीक है यार, 2 होना चाहिए यार, यहाँ पे 2 होगा यार, 1 आ रहा है यार, 1 क्यों आएगा? यहाँ पे 1 नहीं होना चाहिए, 2 होना चाहिए यार। चलो देख लेते हैं 1 क्यों दिया गया है, ठीक है। 1 इसीलिए दिया गया यार, आगे कोई दिक्कत जरूर होगी, ठीक है, इसीलिए 1 इसको हटाया गया है, ठीक है। फिलहाल 3 की बात करते हैं। 3 से क्या दुश्मनी है? अगर हम नीचे 3 पुट कर देंगे फंक्शन में तो समथिंग बाय जीरो यानी कि ऊपर क्या है, कुछ है, ऊपर क्या है, कुछ है, नीचे क्या है, 0। तो समथिंग बाय जीरो जब होता है तो वो नॉट डिफाइन के इक्वल हो जाता है, इनफाइनाइट के इक्वल हो जाता है। तो फंक्शन कैसे इनफाइनाइट के इक्वल हो सकता है भाई? इसीलिए यहाँ पर रियल नंबर एक्सेप्ट 3, रियल नंबर एक्सेप्ट 1 दिया गया है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे? क्या बताया गया है, एज फंक्शन इज 1 1 और ऑन 2। क्या पूछा गया है, क्या ये फंक्शन 1 1 और ऑन 2 है या नहीं है, ठीक है। तो फॉर 1 1 के लिए देखते हैं, फॉर 1 1, ठीक है। 1 1 के लिए क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं x1, x2 be 2 numbers belongs to real number except 1 and 3, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ x1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 देखते हैं है कि नहीं है, ठीक है। तो x1 की प्लेस पे क्या होगा, x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 इज इक्वल टू x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, x1 माइनस 2 मल्टीप्लाइड विद x2 माइनस 3 इज इक्वल टू x1 माइनस 3 मल्टीप्लाइड विद x2 माइनस 2। सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x1 इंटू x2, x1 मल्टीप्लाइड विद 3 माइनस 3x1, 2 मल्टीप्लाइड विद x2 माइनस 2x2
माइनस का 2 मल्टीप्लाइड विद -3 इज इक्वल टू +6. सेम है x1 मल्टीप्लाइड विद x2 दैट इज x1 x2 एंड -2x1 -3x2 एंड एट लास्ट +6. देखो x1 x2 से आपका x1 x2 कैंसिल, +6 से आपका +6 कैंसिल. अब जरा देखते हैं x1 को एक प्लस लिखते हैं, x2 को एक प्लस लिखते हैं. ठीक है, तो -3x1 ये वाला माइनस का प्लस हो गया आ जाएगा इधर, ये माइनस का 2x1 है, इसको प्लस में 2x1 लिख देते हैं इधर लाके. ठीक है, इज इक्वल टू -3x2, ये माइनस का 2x2 है, प्लस लेवल ले जाके उधर राइट हैंड साइड में प्लस कर देंगे 2x2. ठीक है, तो माइनस का माइनस प्लस माइनस, माइनस का 3x1 था, प्लस का 2x2 था, तो -x1, यहाँ पे भी -x2 आ जाएगा. माइनस से माइनस चला जाएगा तो क्या देखा हमने, x1 इज इक्वल टू x2. इतनी मेहनत करने के बाद हमको क्या पता चला, x1 इज इक्वल टू x2 है हमारा. ठीक है, x1 इज इक्वल टू x2 आ रहा है हमारा. ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, फंक्शन क्या है, ऑन टू है. फंक्शन इज ऑन टू. कैसा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है. ठीक है, अब ऑन टू सॉरी ऑन टू नहीं है यार, ऑन टू की नहीं बात कर रहे हैं अभी, 1 है. फंक्शन कैसा है, 1 है. ठीक है, फंक्शन कैसा है, 1 है. अब ऑन टू की बात कर लेते हैं जरा. ठीक है, क्या देखते हैं, ऑन टू है या ऑन टू नहीं है. ठीक है, ऑन टू की बात करते हैं. ऑन टू की बात कर लेते हैं भाई, वरना ऑन टू नाराज हो जाएगा. ठीक है, फॉर ऑन टू. ठीक है, ऑन टू की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x. ऑन टू का बहुत सीधा कैसे होता है यार, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x सीधा ले लो. ठीक है, तो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x क्या है, x -2 x -3. अब हमें क्या निकालना है, प्री इमेज, यानी कि y की वैल्यू रखेंगे, कुछ x की मिलनी चाहिए, तो x इज इक्वल टू समथिंग लिखते हैं. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, y इंटू x -3 इज इक्वल टू x -2. ठीक है, तो xy -3y इज इक्वल टू, यार एक चीज मैं बताऊँ, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम होगी. यहाँ पे या तो 1 दिया गया होगा, ठीक है, यहाँ पे 1 होना चाहिए. ठीक है, ये या तो 1 यहाँ पे देंगे यार, 1 दिया होना चाहिए मुझे लग रहा है. ठीक है, 1 दिया जाना चाहिए यहाँ पे. यहाँ पे क्या होगा, x -3 होगा, यहाँ पे 1 होना चाहिए. चलो नहीं है, बेसिकली 2 है तो 2 ही कर लेते हैं यार, क्योंकि 1 का कहीं ना कहीं तो केस होगा ही यार. ठीक है, x -2 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक. ठीक है, तो आगे भी नहीं होनी चाहिए. अब x वाले केसेस को एक तरफ ले आओ. ठीक है, तो -x और -2 + 3y हो जाएगा. ठीक है, x कॉमन लेते हैं तो y -1. ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, 3y -2. ठीक है, तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 3y -2 अपॉन y -1. अब y की कोई वैल्यू ले लीजिए. अब क्या करेंगे, y की कोई भी वैल्यू ले लेते हैं. जस्ट सपोज दैट y इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं. ठीक है, y इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं, 2. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 3 जा 6 -2 अपॉन 2 -1 दैट इज 4 आ जाएगी. y की x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4. और क्या 4 एक रियल नंबर है, तो क्या कहेंगे, 4 बिलोंग्स टू रियल नंबर. 4 बिलोंग्स टू रियल नंबर. तो क्या लिख सकते हैं हम, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y देयर इज अ pre-image in its domain. There is a pre-image in domain. For every value of x, there is a pre-image in domain. लिख देता हूँ मैं, for every value of x, there is a pre-image in the domain. domain में क्या है, प्री इमेज मिल रही है, किस लिए, एवरी वैल्यू ऑफ x जब रखते हैं. ठीक है, y की वैल्यू जब एवरी वैल्यू ऑफ y होगा यार, एवरी वैल्यू ऑफ y की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, तो हमें x में एक इमेज मिल रही है. ठीक है, तो यहाँ पर भाई जोश के साथ मैं कहने जा रहा हूँ कि यहाँ पे फंक्शन भी हमारा समाप्त हो रहा है. ठीक है, चैप्टर नहीं समाप्त हुआ है, हालांकि सुनने में आपने कंपोजिशन एंड फंक्शन आपके सिलेबस में है. ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस. तो मैं क्या करूँगा यार, एक क्लास में उसके क्वेश्चन ना करा के उसका कॉन्सेप्ट जरूर बताऊंगा आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का. ठीक है, क्योंकि बेसिकली उसके ऊपर मैंने यार अभी तक तो क्वेश्चन देखे नहीं है कंपोजिशन के ऊपर. ठीक है, लेकिन हो सकता है मैं करा भी दूं. ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट उसका बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट उसका थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग है. ठीक है, थोड़ा आपको थका भी सकता है, कॉन्सेप्ट इतना बढ़िया है. ठीक है, तो कॉन्सेप्ट उसका अच्छे से पढ़ेंगे. फिलहाल थोड़ा रिलेशन एंड फंक्शन तो हमारा समाप्त हो रहा है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन आगे देख लेंगे 1-2 क्लासेस में. ठीक है,
काफ़ी ज़्यादा कोई क्लासेस हमारी में वैसे भी हो गई, 12 नंबर पार्ट है, ठीक है। आगे 15 तक जा सकता है, इससे ज़्यादा मैक्सिमम नहीं करने वाला हूँ मैं, ठीक है। सो कैसा लग रहा है ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जो हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए, अपने लोगों के पास शेयर करिए जो भी इंटरमीडिएट पढ़ रहे हैं, ठीक है। सिलेबस बहुत अच्छे से बहुत इजी वे में आपका कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। बहुत ही इजी फंक्शंस होंगे आपके, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट लगेंगे, ठीक है। इंटर को इंटर ना मान के इंटर को बिल्कुल 6th 7th बना दूंगा, ठीक है। आने वाले कुछ चैप्टर्स में थोड़ा 1-2 चैप्टर्स टिपिकल लगते हैं, तो वो चैप्टर्स आपके वाइंड अप हो रहे हैं लेंदी क्लासेस में, लेंदी पार्ट्स में, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, राधे राधे।